नमस्कार दोस्तों, मैं सांडिल अनुज। जेएलओ का पेपर, फर्स्ट पेपर जो कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर है, उसको सॉल्व करने के लिए हम आए हैं और बहुत ही एलेबोरेटिव फॉर्म में है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी आपकी और सिर्फ आंसर ही आपको टिक नहीं कराएंगे, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। 150 क्वेश्चन, यदि ज्यादा लंबी होगी तो इसे 2 पार्ट में कंक्लूड करेंगे, अदरवाइज एक ही पार्ट में करके कंक्लूड कर देंगे। यदि आप मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो, और उन भाइयों को भी आप शेयर करिए जिन्होंने अपीयर किया है और इसके बारे में अभी तक नहीं देख पाए हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके यहाँ दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस मामले में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति नहीं दी गई है। In which of the following case the parliament has no power to legislate on the state list? जैसा कि आप जानते हैं कि आपके यहाँ 3 लिस्ट दी गई है और तीनों लिस्ट में ये बता दिया गया है कि लिस्ट पहली आपकी कौन सी है, यूनियन लिस्ट है, दूसरी कौन सी है, स्टेट लिस्ट है, और तीसरी कौन सी है, कॉन्करेंट लिस्ट है। कॉन्करेंट, यहां पे यूनियन लिस्ट में पार्लियामेंट लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट पर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है, और कॉन्करेंट लिस्ट जो है उस पर सेंटर और स्टेट यानी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बनाते हैं। यहां पे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस क्वेश्चन पर राज्य सूची पर कानून बनाने की संसद को शक्ति नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 249 जो पहला बता रहा है, पहला ऑप्शन है, यहां पे पहला ऑप्शन देखिए जो बताया गया है आपको। पहला ऑप्शन है कि सार्वजनिक हित में यदि राज्यसभा द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो। तो आर्टिकल 249 जब आप पढ़ते हो तो वहां पे ये बताया गया है कि यदि कोई स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है और स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर चुका है, उसमें नेशनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो है वो रेजोल्यूशन पास करके which is not less than 2/3 of the present and voting से यदि ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास कर दिया है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मेजॉरिटी से यदि ये डिक्लेयर कर दिया है स्टेट ऑफ काउंसिल कि स्टेट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट का हो गया है, तो उस पर लॉ कानून बना सकती है, तो पार्लियामेंट कानून बना सकती है। यहां पे वर्ड जो आया है वो नेशनल इंटरेस्ट है, जबकि क्वेश्चन में आपके जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन में वर्ड यूज हुआ है, यहां पे सार्वजनिक हित वर्ड यूज किया हुआ है, यानी पब्लिक इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो ये क्वेश्चन यहीं से गलत हो गया है। तो पहला यहां पे ये वाला क्वेश्चन जो है आपका नहीं हो सकता है, इस पर पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती। दूसरे ऑप्शन पर हम चर्चा करेंगे। कह रहा है कि आपातकाल लागू होने पर, और आपने पढ़ा है कि आर्टिकल आपका 250 है, 250 ये कहता है कि जब 352 में नेशनल इमरजेंसी आपकी इंपोज्ड होगी, आर्टिकल 352 के अंतर्गत जब नेशनल इमरजेंसी आपकी इंपोज होती है तो आर्टिकल 250 के अंतर्गत पार्लियामेंट के पास ये पावर आ जाता है कि वो स्टेट लिस्ट पर क्या बना सके, लॉ बना सके। यानी ऑप्शन 2 जो है इस पर पार्लियामेंट आपका लॉ बना सकती है। क्वेश्चन पूछा है कि क्या नहीं बना सकती, तो ऑप्शन 2 में पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। अगेन अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करना, यहां पे तीसरा जो ऑप्शन है आपका कहता है कि इंप्लीमेंटिंग द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। आपने आर्टिकल देखा है, आर्टिकल 253 के अंतर्गत यदि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट से रिलेटेड है, जो आपके कोई ट्रीटी से रिलेटेड है या कोवेनेंट से रिलेटेड है, और भले ही किसी लिस्ट में वो हो, तो पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकती है अंडर द आर्टिकल 253 के अंतर्गत। तीसरा जो ऑप्शन है आपका वो अंतरराष्ट्रीय, इस पर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, अंडर विच आर्टिकल्स 253 के अंतर्गत लॉ बना सकता है। और चौथा जो ऑप्शन है, 2 राज्यों की सहमति से। अब यहां पे 2 राज्यों की सहमति से बात कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल 252 के अंतर्गत बात किया गया है। आर्टिकल 252 में यदि 2 स्टेट्स यानी स्टेट्स आपके क्या है, सहमत हैं,
तो इनके सहमति से पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, और ये जो लॉ बनता है ये उसी स्टेट पर एप्लीकेबल होता है, और यदि अदर स्टेट चाहते हैं तो अदर स्टेट अपने यहां रेजोल्यूशन पास करके वो भी इस लॉ को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। 252 के अंतर्गत वाटर एक्ट जो पास किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट था, वो इसी के अंतर्गत आपका पास किया गया था। जो अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन, अच्छा इस पे आंसर आपका क्या हुआ? तो पहला ऑप्शन, पार्लियामेंट इस पर लॉ नहीं बना सकती है। क्यों नहीं बना सकती? यहां पे पब्लिक इंटरेस्ट दिया हुआ है। बेयर एक्ट में क्या लिखा हुआ है? नेशनल इंटरेस्ट, बस थोड़ी सी बात चेंज की हुई है, और यहां पे नेशनल इंटरेस्ट होता तो इस पर भी लॉ बना सकता था पार्लियामेंट, लेकिन यहां पे पब्लिक इंटरेस्ट है तो ये बात गलत हो गई। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा यहां पे। अगेन दूसरा, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, परंतु वह संविधान के मूल ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकती है? मैं इंग्लिश में पढ़ दूं आपको। In which case the Supreme Court of India determined that the Parliament has power to make the amendment in a fundamental rights, but it cannot make any change in the basic structures of the Constitution. ये बहुत ही लैंडमार्क केस है, और आज तक का सबसे ज्यादा जजों के द्वारा डिसाइड किया जाने वाला केस है। केशवानंद भारती के केस में ये बात बताई गई थी, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, अगेन थर्ड क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन उत्तर हो जाएगा वो केशवानंद भारती का केस हो जाएगा। कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अनुसार अधिकार उपलब्ध होगा किसको? आर्टिकल 20 के क्लास 3 के अंतर्गत राइट्स मिला हुआ है, यानी यहां पे जो ऑप्शन बनाया है, ओनली टू नॉन सिटीजन, एनी पर्सन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ओनली, सिटीजन ओनली, सिटीजन ओनली। इन्हें देखिए आप, आपके यहां प्रोविजन जो बताया गया है वो क्या बताया गया है कि कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं आपके पास जो सिर्फ सिटीजन्स को मिले हुए हैं। वो कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं आप सबको याद है? फंडामेंटल राइट जो हैं, जो नए बच्चे हैं वो थोड़ा सा ध्यान देंगे इन चीजों के बारे में। मुझे मान के चलता हूं, मैं ये मान रहा हूं कि आपको इसके बारे में जानकारी है पूरी। फंडामेंटल राइट्स में 15 है, 16 यानी 16 है, 19 है, 29 एंड 30। These are the 5 articles which is only available to the citizens of India. ये citizens को ही मिले हुए हैं, ये पर्सन वर्ड को नहीं मिले। ऑप्शन में जो क्वेश्चन आया है आपके वो आया है 20 और क्लॉज 3। यहां पे 20 का पूरा आर्टिकल किसको मिला हुआ है? पर्सन वर्ड को लिखा हुआ है। और आप बेयर जब पढ़ोगे तो 20 के क्लास 3 में ये बता दिया गया है नो पर्सन, क्या लिखा हुआ है? और जनरली आप इसे जानते हैं, ये कौन सी डॉक्ट्रिन आपकी बात करती है? डॉक्ट्रिन ये बात करती है सेल्फ इनक्रिमिनेशन के अगेंस्ट आपका प्रोटेक्शन है। तो यहां पे कह रहा है कि नो एक्यूज्ड पर्सन, नो पर्सन एक्यूज शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस। यहां पे नो पर्सन वर्ड यूज हुआ है, तो ये बात क्या हो जाएगी? ये किसको मिला हुआ है? व्यक्तियों को मिला हुआ है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा ये आप देख लीजिए। तो मिला हुआ है एनी पर्सन, ये ऑप्शन आपका 2 करेक्ट होगा, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 2, एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को। फिर कह रहा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने का मूल कर्तव्य आर्टिकल 51A में किस स्थान पर रखा गया है? ये अक्सर मैं आपसे कहता हूं कि इन सारे फंडामेंटल ड्यूटीज को आपको रटना है। इट इज ऑल्सो योर फंडामेंटल ड्यूटी टू लर्न द फंडामेंटल ड्यूटी। ये आपका मौलिक कर्तव्य है कि आपको फंडामेंटल ड्यूटीज पता हो। जैसा कि ज्यूरिस्ट थे हमारे यहाँ ड्यूगिट्स, उन्होंने बताया था कि हमारे पास कोई राइट्स नहीं होता, हमारे पास सिर्फ ड्यूटीज होती हैं। मेरा एक ही अधिकार है जो कि वह कर्तव्य है। ये सोशियोलॉजिकल स्कूल्स के थे ड्यूगिट महोदय। तो आप ये जानते हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये 1976 में आपका 51A जोड़ा गया, जिसमें ओरिजिनली आपके पास 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, और फिर 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसमें 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, जो कि
नॉलेज के बारे में बात कर रहा था। यदि उन्हें आप अल्फाबेटिकली देखें तो लर्न करना और मेमोराइज करना उसी के आधार पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच इस तरीके से करते हुए चले जाइए, 11 तक आपका दिया हुआ है। यहाँ पे पूछा है तीसरे नंबर पर, मैंने सी राइम से इसे तैयार कराया था अपने बच्चों को। तो सी स्टैंड फॉर सॉवरेंटी, दोनों जगह पे क्या आ रही है, यानी सी यानी तीसरे नंबर पर है, और यहां पे क्या है कि सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी को क्या करोगे आप, मेंटेन करोगे, उसे अक्षुण्ण रखोगे, उसे प्रोटेक्ट करोगे। तो ये बात कहां हो गई है, ए में। और वैसे मैं आपको बता दूं ये राइम से ही क्लियर हो जाता है। यहां पे अवॉइड वर्ड यूज हुआ है, तो इसे आप देखिए अवॉइड। बी में बात किया गया है नोबल आइडियाज, बी स्टैंड फॉर दूसरे नंबर पर है आपकी नोबल आइडियाज, सी स्टैंड फॉर दिस एंड डी स्टैंड फॉर डिफेंड। ये आपको क्या करना है, डिफेंड करना है। और लास्ट में इसी तरीके से जी वाला आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, ग्रीन है। ग्रीन कहां होता है, इन्वायरमेंट में होता है, तो इसे आप देख लीजिए। इसी तरीके से लास्ट वाला जो है वो के है, के में क्या है, नॉलेज, यानी नॉलेज कहां से मिलेगी आपको, शिक्षा से, एजुकेशन से मिला हुआ है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सॉवरेंटी को प्रोटेक्ट कहां करना है, सॉवरेंटी सी यानी तीसरे नंबर पर आएगा। यहां पे ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो कौन सा है, तीसरे नंबर पर रखा गया है। ये ऑप्शन थर्ड होगा, फोर्थ का थर्ड। अगेन वे समस्त विधियां, कह रहा है ऑल द लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स though become the inoperative from the date of commencement of the constitution are not dead altogether, they are overshadowed by the fundamental rights and remain the dormant. This doctrine is known as। आप जानते हैं कि ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके यहां जो बताया गया है। ज्योग्राफी में क्या बताया जाता है, इक्लिप्स के बारे में बात करता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आपने पढ़ा होगा, यानी कुछ समय तक प्रकाश आपको नहीं मिल पा रहा है, उस समय ग्रहण लग जाता है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में आपके फंडामेंटल राइट्स पे भी ग्रहण लग जाते हैं। वो डेड नहीं होते, वो डॉर्मेंट कंडीशंस में हो जाते हैं, ओवरशैडोड हो जाते हैं बाय द फंडामेंटल राइट्स। यदि इन फ्यूचर फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में वो फिर से रिवाइव हो जाते हैं, रिवाइवल हो जाते हैं। और ये जो डॉक्ट्रिन है आपकी वो क्या कह देती है, ग्रहण का सिद्धांत। आप सबको पता है और हमको भी पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो होता है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट होता है, मोस्ट वैल्यूएबल राइट होता है आपका, बर्थ राइट होता है, बेसिक राइट होता है, इनहेरेंट राइट होता है। यदि किसी लीगल राइट से यदि कोई चैलेंज हो जाता है, यानी विवाद हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो सबको पता है कौन प्रिवेल करेगा, फंडामेंटल राइट्स। यहां पे वही बात कह रहा है कि ऐसा कोई लॉ जो ओवरशैडोड हो जा रहा है ड्यू टू द फंडामेंटल राइट्स, तो ये फंडामेंटल राइट्स क्या कर देता है, उसे ढक लेता है उस समय तक, कुछ समय तक। यदि फंडामेंटल राइट्स में परिवर्तन हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, फिर से रिवाइव हो जाएगा। और इसके लिए आपके यहां जो डॉक्ट्रिन है वो कौन सी डॉक्ट्रिन कहलाएगी, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स कहलाती है। इसका मतलब ये हो गया आपका लीगल राइट्स और ये क्या हो गया आपका फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स ने इसके ऊपर क्या लगा दिया है, ग्रहण लगा दिया। अब ये कहां चले जाएंगे, डॉर्मेंट पोजीशन में चले जाएंगे, डॉर्मेंट कंडीशन में चले जाएंगे। तो यहां पे ये जो केस है आपका, ये भीखा जी का केस आप लोगों ने पढ़ा है, भीखा जी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भीखा जी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, भीखा, ये केस सारे लोगों ने पढ़ा होगा मेरे हिसाब से, भीखा जी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। और यहां पे जो चैलेंज किया गया था, बरार मोटर व्हीकल एक्ट्स को चैलेंज किया गया था, जो कि फंडामेंटल राइट्स के आ जाने की वजह से, संविधान के लागू हो जाने की वजह से ये क्या हो गया था, डॉर्मेंट कंडीशन में चला गया था। और फिर जब फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर दिया गया तो फिर से ये बरार मोटर व्हीकल एक्ट्स जो है वो आपका रिवाइव हो गया। एंड दैट इज, दिस डॉक्ट्रिन इज नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। तो ये आपका जो सिद्धांत है वो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स पर बेस्ड है। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, यहां पे ग्रहण का सिद्धांत दूसरा हो जाएगा। देखिए वैसे भी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है वो भी आर्टिकल 13 में है। पिथ एंड सब्सटेंस जो है आपका ये 245 246 में बात करता है आपका, 246 में। और प्रसाद का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर्स आर्टिकल 310 में बात करता है। चलिए अगले क्वेश्चंस पे बात करेंगे, अभी हम आगे देखेंगे इसे। कहता है एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। द प्रोविजन अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, ये बात आपका बताया गया है। चलिए तो ये कह रहा है कि क्या दिस प्रिंसिपल इवॉल्व्ड बाय द कोर्ट्स,
contained in the Indian Penal Code, contained in the Constitution of India, the principle of natural justice. Question not attempted. ऑप्शन आपका जो होगा वो सी होगा, contained in the Constitution. और ये डबल जियोपार्डी के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? डबल जियोपार्डी के बारे में बात करता है। डबल जियोपार्डी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपने देखा हुआ है। ये आर्टिकल 20 का क्लास 2 आपने देखा है। डबल जियोपार्डी हर जगह आपकी है। आर्टिकल 20 का क्लास 2 सीपीसी में रेस जुडिकेटा बोला जाता है। सेक्शन 11 में यहां पे आरजे ये भी वही है, नो पर्सन शैल बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन। सीआरपीसी के सेक्शन जो है 300 में ये बात की गई है, अट्राफाइस एक्विट और अट्राफाइस कन्विक्ट। और इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 40 में ये बात की गई है जो डबल जियोपार्डी के बारे में बात करती है। आज तो आर्टिकल 20 का क्लास 2 ही आपसे पूछ रहा है। यहां पे जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आप एक बार फिर से देखिए। यहां पे क्या कहता है? प्रोहिबिशन अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 के क्लास 2 में दिया गया है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है आर्टिकल 13 का क्लास 2 में उल्लिखित ऐसी विधि निर्माण की जाती है जो संविधान के भाग का उल्लंघन करे, उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगी। Article 13 class 2 states that any law made in contraventions of the part 3rd of the Constitution। चलिए आर्टिकल 13 देखिए। आर्टिकल 13 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और सॉरी आर्टिकल है आपका। ये क्या बात करता है? तो आर्टिकल 13 में दो मेन बातें होती हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2। तो क्लास 1 जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है? क्लास 1 किसके बारे में बात करता है? कह रहा है कि कोई भी ऐसा लॉ जो आपके यहां इस संविधान के लागू होने से पहले बना था, यदि उसका कोई भाग या प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन से इनकंसिस्टेंट होता है तो उसका उतना भाग कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3rd से यदि वो इनकंसिस्टेंट है तो उसका उतना भाग वाइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये आर्टिकल 13 का क्लास 2 कह रहा है, सॉरी क्लास 1। और आर्टिकल 13 का क्लास 2 क्या कहता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट विद द पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यदि उसने ऐसा कोई लॉ बनाया है तो वो क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा टू दैट एक्सटेंट। और आपने देखा है इसी आर्टिकल 13 के क्लास 2 के अंतर्गत आपका आईटी एक्ट जो 2000 में पास हुआ था, ये किसने बनाया है? पार्लियामेंट ने बनाया है। और इसका जो सेक्शन है आपका 66A, उसे क्या कर दिया है? श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 19(1)A के अगेंस्ट था। मैं बार बार आप कह रहा हूं, ये क्या है? फंडामेंटल राइट वर्सेस क्या हो गया? लीगल राइट। और स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, स्टेट ने ऐसा लॉ बनाया है जो 2000 में बनाया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ये क्या हो जाएगा? अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा और शून्य हो जाएगा। चले आगे, अगला जो क्वेश्चन है आपका, तो ये ऑप्शन आपका कौन सा हुआ? पार्ट 3rd हो जाएगा। पार्ट 3rd की बात कर रहा है आर्टिकल 13 में। संविधान के अंतर्गत दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध किया गया है। और आपने ये देखा है कि 10th शेड्यूल जो है वो एंटी डिफेक्शन लॉज के बारे में बात करता है। 10th शेड्यूल में जो बात की गई है वो किसके बारे में बात किया गया है? किसके बारे में बात किया गया है? 13 का क्लास 2 लोग कहाँ थे भाई? हाँ, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, 51 हो गया, पृथक्करणीयता का सिद्धांत हो गया। अच्छा, अब चलो एक मिनट, छठा क्वेश्चन ये है बेटा, यहां से देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद इंगित कीजिए जिसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहा है जहां पे अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया। बहुत ही सिंपल आर्टिकल है आपका और सबको पता है। आर्टिकल 17 जो है वो एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। दूसरा केस है निम्नलिखित में से किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण केस के नाम से जाना जाता है? और बहुत ही लैंडमार्क केस है और बहुत बार पूछा जाता है कमीशन के द्वारा। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला, बहुत ही लैंडमार्क केस है आपका। फिर कह रहा है कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान में सम्मिलित किया गया? तो पहला जो संविधान संशोधन था वो 15 का कौन सा था? 4 था। 15 क्लास 4 यहाँ पे जो दिया है 15(5), 15(2), 15(4), 15(3). अब आप देखिए 15 का जो क्लास है आपका, देखो बेटा 15
1, 2 और 3 ये तीनों ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे, ये आपको पता है। पहला जो है वो 5 ग्राउंड्स की बात करता है, 15 में 5 ग्राउंड्स आपके बताए गए हैं। रेस है, कास्ट है, सेक्स है, रिलीजन है, प्लेस ऑफ बर्थ है, इसके आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। दूसरा, इस 5 ग्राउंड्स के आधार पर किसी पब्लिक प्लेस पर इंटर करने से उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन, डिसेबिलिटी और लायबिलिटीज इंपोज नहीं की जाएगी। और तीसरा, वुमेन्स के बारे में और चिल्ड्रंस के बारे में स्पेसिफिक प्रोविजन स्टेट बना सकता है। अब देखिए यहां पे 15(4) जोड़ा गया 15th क्लास 4, और आपको याद होगा कि चंपकम दोराई राजन की केस के बाद से, चंपकम दोराई राजन की केस के बाद से पहला संविधान संशोधन जो किया गया उसमें 15(4) जोड़ा गया, और जहां पे स्टेट को इनेबल किया गया कि जो वीकर सेक्शंस हैं या एससी और एसटी हैं आपके, उनके बारे में वो स्पेसिफिक प्रोविजन कर सकता है 15 में किसी बात के होते हुए भी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कौन होगा? 15(4) होगा। चंपकम दोराई राजन के बाद ये केस आपकी आई थी, और तो यहां पे ऑप्शन जो होगा आपका 15 का क्लास 4। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी परिवर्तनीय है? अब आप देखिए यहां पे अभी ऊपर वाले क्वेश्चन को कनेक्ट कर दिया, 15 का क्लास 2। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि 15 के क्लास 2 में किसकी बात की गई है कि किसके आधार पर? रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। ये 5 ग्राउंड्स जो है आपके, 5 ग्राउंड्स जो है, इन ग्राउंड्स के आधार पर किसी भी ऐसे पब्लिक प्लेस, किसी भी ऐसे पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस का मतलब क्या है? पब्लिक प्लेस का मतलब कोई बाथिंग घाट्स है आपके, कोई होटल्स है, कोई मोटल्स है, कोई रेस्टोरेंट्स है, कोई आपका जो पार्क है, ये जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं इनके इंटर करने पर, और यहां पे इंटर करने पर उस पर क्या नहीं किया जाएगा? कोई भी रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं किया जाएगा, कोई भी लायबिलिटी इंपोज नहीं की जाएगी। एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर द स्टेट, ये इंडिविजुअल्स के भी अगेंस्ट है। क्या है? इंडिविजुअल्स के भी अगेंस्ट अवेलेबल है। तो ये आपका इंडिविजुअल्स एज वेल एज स्टेट्स। आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा आर्टिकल है जहां पे प्राइवेट पर्संस के अगेंस्ट भी काम किया जा सकता है? यहां पे 18, 16, 15 क्लास 2 एंड आर्टिकल 14। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो 15 का क्लास 2 हो जाएगा। चलिए, यहां पे अब आता है निश्चित किस मामले में ए के गोपालन केस में दिए गए बहुमत के निर्णय को अधिप्रभावी कर दिया गया? Which of the following case overruled the majority opinion of the ए के गोपालन केस? बहुत ही लैंडमार्क केस है ए के गोपालन के मामले को। अब आप ये देखिए आर्टिकल 21 पर ए के गोपालन का केस आया था जो चैलेंज किया गया था, और यहां पे बहुत ही नैरो और इंटरप्रिटेशन किया गया था ए के गोपालन की केस में, जैसे कि एलोबरेट किया गया, एग्जॉस्टिव बनाया गया इन द केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। मैं आपको डिटेल में इस केस को बताऊंगा, कभी डिस्कस करूंगा। तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मेनका गांधी का केस, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी मेनका गांधी के केस में बता दिया गया है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विदाउट एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। Here the procedure must be just, fair and reasonable in a case of मेनका गांधी। और इन्हीं के केस में ये बताया गया था। तो नैरो जो इंटरप्रिटेशन था, उस नैरो इंटरप्रिटेशन को क्या किया गया? एलोबोरेट किया गया। आस्तीन थ्योरी को लागू किया गया था ए के गोपालन के केस में, यानी लॉ एज इट इज जो है उसी का इंटरप्रिटेशन किया गया था, जबकि हमारे यहां मेनका गांधी के केस में ये जो है एलोबोरेट किया गया इस कॉन्सेप्ट को, और जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था, उस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का जो फर्क था उसे समाप्त किया गया। अब ये क्या है हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कभी आगे। कह रहा है कि निम्न में विषम इंगित करें एंड फाइंड द ऑड वन आउट। राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन, ये आपका फंडामेंटल राइट है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। राइट टू इक्वालिटी, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 आपके फंडामेंटल राइट्स है, 1 आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ऑड कौन हो जाएगा? राइट टू प्रॉपर्टी, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका ऑड है इसमें। फिर कह रहा है 13 मैंने आपको बता दिया, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित करने पर रोक। ये कहां है आपका? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में बताया गया। 13 का क्लास 2 जो है वो क्या कह रहा है कि पार्ट 3 में उल्लंघन होगा, तो ये हो जाएगा। फिर एंटी डिफेक्शन मैंने आपको बता दिया, एंटी डिफेक्शन के बारे में, दल परिवर्तन के बारे में बात कर रहा है। तो एंटी डिफेक्शन शेड्यूल आपका 10 है। और फिर उसके बाद आता है
किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, उपलब्ध है? द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू अवेलेबल अंडर द विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स? आर्टिकल 2 to 3, आर्टिकल 1 to 3, आर्टिकल 13 एंड आर्टिकल 12। देखिए यहां पे बड़ी सिंपल सी बात है। आर्टिकल 1 to 3 के अंतर्गत ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। आर्टिकल 2 में जो है स्टेट्स को डिफाइन किया गया है आपका। और आर्टिकल 13 अभी अभी मैंने आपको बताया, आर्टिकल 13 क्या बात करता है? जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है। यानी जो भी लॉ बनाती है स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट, उसे चेक करता है कौन? उसकी वेरोसिटी, उसकी वैलिडिटी कौन इंटरप्रेट करता है? हमारी ऑनरेबल कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि वो चेक करें कि वो फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है या नहीं। तो ये जो पावर है उसका टू फाइंड आउट द वैलिडिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ, दैट इज द जुडिशियल रिव्यू। और ये जुडिशियल रिव्यू का जो पावर है ये किसके पास है? हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो आर्टिकल 13 ये पावर देता है कि ये चेक किया जाए कि जो आपने लॉ बनाया है वो आपका, अब आप इसी लॉ पे देखिए, अभी रिसेंटली जुडिशियल रिव्यू के थ्रू ही बहुत सारी चीजें जो है आई हैं, यानी चेक किया गया। क्या चेक किया गया? अभी देखिए 377 आईपीसी जो है उसे 497 जो पहले लॉ थे आपके यहाँ, और ये कौन है? ये बता रहा है आर्टिकल जो है 13 का क्लास 1 कह रहा है कि कोई भी ऐसा लॉ जो भारत के संविधान के लागू होने से पहले प्रवृत्त था और आज उसका कोई भाग या उसका कोई प्रोविजन इफ इनकंसिस्टेंट विद द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा? वो वाइड हो जाएगा। 377 को आपने देखा हुआ है, जोसेफ साइन की केस में 497 को क्या कर दिया? डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। 377 में नौतेज सिंह जौहर के केस में किया गया। और ये किसका है सेक्शन? ये इंडियन पैनल कोड का, जो 1860 से यानी संविधान के लागू होने से पहले चला आ रहा है। और अभी मैंने आईटी एक्ट के बारे में बताया। आईटी एक्ट कौन सा है आपका? 2000 में आया है, यानी आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आईटी एक्ट की जो धारा 66A जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर की गई, ये किसके अंतर्गत की गई? 13 के क्लास 2 के अंतर्गत की गई। स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ। तो यहां पे जो ऑप्शन आपका जो आंसर होगा वो आंसर कौन सा होगा? आर्टिकल 13। यहां पे जुडिशियल रिव्यू का पावर कोर्ट को मिला है। और आपसे मैं बता दूं कि जहां जहां पे भी कोर्ट के पास इंटरप्रिटेशन का पावर है वहां पे उसे जुडिशियल रिव्यू का पावर है। द मेन आर्टिकल इज आर्टिकल 13, ठीक है। 2 to 6 32 में लोग जानते हैं। अब देखिए आर्टिकल 323 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसके समक्ष प्रतिवर्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करना संघ आयोग का? अब देखिए कहां की एजेंसी है? पहली बात तो ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो कहां की है? यूनियन की है। और यूनियन की जो भी बॉडीज होती हैं इन जनरल वो अपने रिपोर्ट्स किसको सबमिट करेंगी? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करेंगी, ठीक है। द यूनियन कमीशन under the article 323 is under an obligation to present the annual report to which of the following? इसको प्रेसिडेंट को। ऑप्शन 4 होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन जो है आपका वो कौन सा है? अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, सबरीमाला का केस है, ये लैंडमार्क है आपका जो आया था। और इसमें सबको पता था कि इंदु मल्होत्रा ऑनरेबल हमारी जज जो है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने डिसेंडिंग ओपिनियन दिया था इसके बारे में। शिक्षा का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है और यह अब निर्धारित किया गया था। फंडामेंटल राइट्स जो है वो आर्टिकल 20 में कहां पे डिसाइड है आपका? आर्टिकल 20 में, ठीक है। तो अब ये सबको पता है आर्टिकल 20 का जो मामला है वो 21A में आपका शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है, ठीक है। और इसे आर्टिकल 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट्स किस केस में बनाया गया था? पहला केस कौन सा है आपका? लक्ष्मीकांत तमिलनाडु राज्य, तीसरा हरियाणा और चौथा मोहनी जैन। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था मोहनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में इसे फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? चौथा। आगे, किस संशोधन में अनुच्छेद 368 के अनुच्छेद 13 की कोई बात इस संविधान के अधीन किए गए संशोधन को लागू नहीं होगी? ये सबको पता है। जब फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट के बारे में बात आती है तो पहले शंकरी प्रसाद, फिर सज्जन सिंह का केस आप देखते हैं, सज्जन सिंह के बाद AK गोलकनाथ का केस आप देखते हैं, और गोलकनाथ के बाद आपका जो है गोलकनाथ की केस में कह दिया गया कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला करके बात की गई। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ला करके कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को यूज करते हुए किसी भी प्रोविजन में वो
अमेंड कर सकता है। और 368 के अंतर्गत यदि कोई अमेंड किया गया और अमेंडमेंट के थ्रू यदि लॉ बनाया गया, इज नॉट अ जनरल लॉ, और उसे लॉ की श्रेणी में नहीं माना जाएगा जो 13 के क्लास 3 के ए में बताया गया है, वहां पे उसे लॉ शामिल नहीं किया जाएगा। तो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा यह बात जोड़ दी गई वहां पे, और 368 में भी ये प्रोविजन जोड़ा गया और 13 में भी ये प्रोविजन आर्टिकल 13 में भी जोड़ा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट में जो 368 में प्रोविजन बताया गया है वो लॉ नहीं होगा जो लॉ डिफाइंड है। लॉ में आपने क्या देखा, ऑर्डिनेंस है आपका, बाइलॉज है आपके, रेगुलेशंस है, नोटिफिकेशन है, कस्टम है, यूसेजेस है। तो कह रहा है इन कैटेगरीज में 368 के अंतर्गत यदि कोई लॉ बनाया गया है और उस लॉ के थ्रू कुछ अमेंड किया जा रहा है तो वो लॉ नहीं होगा। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब 22 में देखते हैं, किस वाद में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि शिक्षा प्रदान करना एक व्यापार या व्यवसाय नहीं माना जा सकता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेल्ड दैट द imparting एजुकेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ ट्रेड और अ बिजनेस। तो ये बहुत ही लैंडमार्क केस है। अब अभी मोहनी जैन का भी केस फंडामेंटल राइट्स को डिसाइड करता है, उन्नी कृष्णन का भी केस डिसाइड करता है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड इसने जोड़ा है क्वेश्चन में 5 न्यायाधीशों की। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी आपकी वो उन्नी कृष्णन थी, तो मामला आपका कौन सा हो जाएगा, उन्नी कृष्णन का केस हो जाएगा। ये आपका उन्नी कृष्णन अगेन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पिटेंट टू ऑब्टेन द एडवाइजरी ओपिनियन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। अब आर्टिकल जो है आप देखते हैं, कौन सा आर्टिकल आपने देखा है, आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, मे टेक द एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि मे गिव द एडवाइस। मे वर्ड यूज हुआ है क्लास 1 में और क्लास 2 में सेल वर्ड यूज हुआ है। तो यहां पे कौन ले सकता है, तो प्रेसिडेंट इस बात को कर सकता है, प्रेसिडेंट इस बात को ले सकता है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति हो जाएंगे। चलिए 24 हो गया आपका। 25वां देखते हैं, कह रहा है कौन सा मामला न्यायालय की कार्रवाई के सीधे प्रसारण से संबंधित है। लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में कौन बात करता है, तो स्वप्निल त्रिपाठी का केस है, स्वप्निल त्रिपाठी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, स्वप्निल त्रिपाठी बनाम उच्चतम न्यायालय। फिर इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है। अब ये क्वेश्चन जरा टेक्निकल है, रटने वाला है, जनरली बच्चों को नहीं पता होता है, सारी लिस्ट नहीं तैयार हो पाती है। तो ये आपका बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, रिलेटेड टू द बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी इज रिलेटेड टू द कॉन्करेंट लिस्ट। ये कॉन्करेंट लिस्ट से जो है जुड़ी हुई है। तो आपने देखा हुआ है कि आपके यहाँ 3 लिस्ट, जैसा कि मैंने आपको चर्चा करा और ये बता दिया, और वहां पे क्या बता दिया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है ये। सारी लिस्ट तैयार कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है, और उसे याद करने की जरूरत भी नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा पीछे भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन होगा आपका पहला हो जाएगा, ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। चले आगे दिया हुआ है, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग ना हो, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स आर नॉट अब्यूज्ड इज प्रोवाइडेड इन। आप जानते हैं बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है आपका ये, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स आर नॉट अब्यूज्ड, ये 39 के प्रोविजन में दिया गया है। 39 का ई का जो प्रोविजन है वहां पे ये बात की गई, 39 ई। ठीक है, तो यहाँ पे एज अ होल 39 दे दिया है, तो यफ तक है आपका, तो 39 ई में ये प्रोविजन आपका बताया गया है। आगे फिर कहता है कौन सा कथन गलत नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट, इसका मतलब करेक्ट। क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल करा है, कह रहा है आर्टिकल 15 क्लास 6 एंड 16 क्लास 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर इंसर्टेड थ्रू द 1/3 कॉन्स्टिट्यूशनल ईडब्ल्यूएस के बारे में जो बात की गई है 103वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। वेरी गुड। द सुप्रीम कोर्ट अफेयर्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस इन अ केस ऑफ द जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी आपका करेक्ट है। एंड द अबव जजमेंट वाज डिलीवर्ड बाय द 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी आपकी, 4 लोगों ने डिसाइड करा हुआ था इसे। ठीक है, तो यहां पे 5 जजेस की बेंच थी, 7 जजेस की बेंच नहीं थी। उस समय ऑनरेबल चीफ जस्टिस हमारे यूयू ललित सर थे जिन्होंने डिसाइड करा था। तो ये ऑप्शन आपका
क्या हो जाएगा 2, तो कौन सा हो जाएगा ओनली 1 एंड बी, ए एंड बी। ए एंड बी कहां पे है आपका चौथे ऑप्शन में हो जाएगा, तो चौथा आपका सही होगा। ठीक है भाई, चलो भैया अगेन कौन सा अनुच्छेद संसद के उन राज्यों को अनुदान देने का अधिकार देता है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है? और इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है राज्य जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मेंटेन करता है, आर्टिकल 275 में स्टेट्स जो है वो क्या कर सकता है, प्रोवाइड कर सकता है, ग्रांट्स दे सकता है। ठीक है, आर्टिकल 275। वेरी गुड, आगे चलिए। अब इसमें 29 हो गया, 29 के बाद आइए फिर से देखिए 30। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या कह रहा है, कौन सा सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 13 से रिलेटेड नहीं है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 13 से कौन सा रिलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्ट्रिन्स इज नॉट रिलेटेड टू द आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहां पे देख रहे हैं आप, मैंने आपसे बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ बेबर्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, तीनों आर्टिकल्स जो है, तीनों डॉक्ट्रिन्स जो है वो आर्टिकल 13 पर बेस्ड है आपके। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, दूसरा जो है डॉक्ट्रिन ऑफ बेबर एंड तीसरा जो है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन जो है ये सेंटर स्टेट रिलेशंस के लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में है, यानी 245 और 46 पे जब आप पहुंचते हैं 46 के अंतर्गत जो आपकी लिस्ट है वहां पे कलरेबल लेजिस्लेशन की बात होती है, तो वहां पे टेरिटोरियल नेक्सस के बारे में बात किया गया है, वहां पे जो कलरेबल लेजिस्लेशन के बारे में बात किया गया है, वहां पे फिट एंड सब्सटेंस के बारे में बात किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि आर्टिकल 13 का कौन सी डॉक्ट्रिन नहीं है, तो कौन सा है? डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन इज नॉट द डॉक्ट्रिन बिलोंग्स टू द आर्टिकल 13। चलिए, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के मामले में क्या क्या डिसाइड हुआ था? तो आप जानते हैं कि यहाँ पे पहला दिया हुआ है सेकुलरिज्म, बोथ द फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पे तीन चीजों को डिसाइड किया गया था जो कि एज अ बेसिक स्ट्रक्चर, पहली चीज इस केस में रूल ऑफ लॉ को, दूसरा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को, और तीसरा जो जुडिशियल रिव्यू है। तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ के बारे में बात नहीं की गई है, तो ऑप्शन 2 में दिया है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस एंड जुडिशियल रिव्यू। तो 31 का जो है वो आपका ऑप्शन बन जाएगा दूसरा। अगेन देखिए 32 जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो कौन सा भाग जो है वो डीपीएसपी का पार्ट नहीं है? तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में बात कर रहा है। तो अब आप समझिए यहां पे दिया हुआ है एवोल्यूशंस का अंत करना, वो आपका आंसर नहीं होगा। चलिए भैया यहां पे देखिए उपाधियों का अंत करना, ये आर्टिकल 18 की बात कर रहा है जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब आपने देखा हुआ है, यहीं से आपको पकड़ में आ जाएगा। तो 12 से लेकर के कहां तक है? 12 से लेकर के 35 तक, 12 to 35 जो है वो एफआर की बात कर रहा है, और 36 से लेकर के 51 तक जो है वो डीपीएसपी के बारे में बात कर रहा है, और कहता है कि डीपीएसपी का पार्ट नहीं है। तो आर्टिकल 18 जो है वो एवोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए इजी क्वेश्चन था, सब लोग सही किए होंगे ये मैं मान रहा हूं। ठीक है, अगेन समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता एक नीति निर्देशक तत्व है जो संविधान में जोड़ा गया था। ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 39 कैपिटल ए जोड़ा गया था, और जो फ्री लीगल एड के बारे में बात कर रहा था, फ्री लीगल एड के बारे में बात किया था। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? 39 कैपिटल ए जो है आपका वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया फ्री लीगल एड के बारे में बात करता है। फिर कहता है कि विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द अनइंफोर्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 36 स्टेट के बारे में बताता है और कहता है कि स्टेट वो है जो आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट के लिए स्टेट जो है वो सेम होगा, जो कि आर्टिकल 12 में बताया गया। 37 जो है वो ये कहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज नॉट इनफोर्सिबल, वो इनफोर्सिबल नहीं होगा, बट दे आर एसेंशियल्स टू मेकिंग अ पॉलिसी। लेकिन ये डायरेक्टिव होंगे, पॉलिसी बनाते समय इन्हें ध्यान में रखना होगा, लेकिन ये इनफोर्सिबल नहीं होंगे। एज पर द रिसोर्स और स्टेट इस डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे। तो अब जरा देखिए, आपको ये पता है ना कि स्टेट्स की जो ड्यूटीज है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, और आपकी जो ड्यूटी है वो 51A में बता दिया गया है आपको। चलिए अब यहां पे कह रहा है जब एक अवर न्यायालय या अधिकरण, हाँ तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा कौन सा होगा बेटा? 37 हो जाएगा। आगे चलते हैं।
When the writ is issued an inferior court or the tribunals on a grounds of the exceeding the jurisdictions or acting contrary to the rules of natural justice is called the writs of। ये certiorari है, आप शुरू से ही पढ़ के आ रहे हैं, LLB लेवल से ही आप ये पढ़ेंगे। आप ये जो ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्प्रेषण हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो गया? 35 का 4 हो गया। ठीक है, चलिए थोड़ी सी और क्लैरिटी होनी चाहिए थी यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चंस में, तो बच्चे और भी होते हैं, क्योंकि प्रोविजन और सर्टियोरारी में लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 43A हैज बीन इंसर्टेड इन ऑर्डर टू डायरेक्ट द स्टेट टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। ठीक है, आर्टिकल फिर 43A जो जोड़ा गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। देखिए 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स लाए गए थे। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 3 प्रोविजंस जोड़े गए थे आपके यहाँ। 39A जोड़ा गया, 43A जोड़ा गया और आपका 48A जोड़ा गया। यहाँ पे इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के बारे में, यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको मैनेजमेंट में, और यहाँ पे जो है फ्री लीगल एड के बारे में बात किया गया। 43B जो जोड़ा गया, 43B आपको जानते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे ध्यान रखिएगा। और अगेन अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा हो गया? हाँ, ये आपका परमादेश हो गया। परमादेश के बाद 43। अब आ जाओ भैया, चलो संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण देता है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बेयर एक्ट आपकी बहुत रटी होनी चाहिए। बेयर एक्ट के बारे में क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ जो है, यदि आप थॉरली पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर लेंगे। देखिए बहुत ही रिजम्बलिंग आंसर दिया हुआ है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस द पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 87 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर in joint session of the both houses of the parliament, in a joint meeting of the both houses of the parliament, in a joint sitting of the both houses of the parliament। देख रहे हैं यहाँ पे कितने वर्ड्स जो है वो कितने पास हैं, इन्हें आप समझ नहीं पाएंगे यदि आपने बेयर से अच्छे से नहीं पढ़ा। और जब आप 87 पढ़ते तो वहां पे लिखा हुआ है बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर। बोथ हाउसेस यानी जब स्पेशल एड्रेस करता है वो 87 में, तो हर जनरल इलेक्शंस के फर्स्ट सेशन में या रेगुलर सेशन के जो रेगुलर सेशंस होते हैं उसके फर्स्ट सेशन में रेगुलर ईयर्स के, तो दोनों को असेंबल करने पे एड्रेस जो करता है 87 के अंतर्गत प्रेसिडेंट, वो आपके यहाँ पे बताता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? असेंबल्ड टुगेदर। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था, जो बच्चा पढ़ा होगा अच्छे से बेयर को वो इसे संभाल पाएगा, अदरवाइज कंफ्यूजिंग था ये। गुड। फिर कहता है कि भारत का राष्ट्रपति अपने कार्यपालक शक्तियों और कर्तव्यों का पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। सिंपल सी बात है। प्रोटेक्शंस जो दिया गया है वो कहां पे दिया गया है? सबसे पहली बात जो है प्रोटेक्शन आपको कहां दिया गया है? प्रेसिडेंट का, वो 361 में दिया गया है, तो आपको और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो 361 में ये बात आपकी सीधे सीधे बता दी गई है। अब 360 में क्वेश्चन नंबर जो है आपका 38 है। 360 तो 361 का क्लास 2 जो है वो इस बात को क्लियर करता है कि भाई नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग व्हाटसोएवर शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड एनी कोर्ट, ठीक है, ड्यूरिंग दिस टर्म ऑफ द ऑफिस। तो यहाँ पे 361 क्लास 2 जो है इस बात को बताता है। ऑप्शन आपका कौन हो जाएगा? वहां क्लास में जाने की जरूरत नहीं है। 361 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए, हिंदी भाषा के विकास हेतु निर्देश किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अब यहां पे मैं अक्सर बताता हूं बच्चों को अपने यहां जो है, ठीक है, डायरेक्शंस के बारे में जो बात किया गया है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो तो आपके 36 से लेकर के 51 तक में बताए ही गए हैं, लेकिन कुछ और भी जगह डायरेक्शंस दिए गए हैं। तो उसमें आर्टिकल 351 जो है वो डायरेक्शंस के बारे में बात कर रहा है, हिंदी भाषा के विकास के बारे में। तो 351 ऑप्शन हो जाएगा, 39 का ऑप्शन 2। अगेन आर्टिकल 19 का क्लास 2 लोक व्यवस्था शब्द संविधान के किस संशोधन में जोड़ा गया? बहुत ही लैंडमार्क था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पब्लिक ऑर्डर को जोड़ा गया और इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। ठीक है, हम कभी चर्चा करेंगे अपने रेगुलर क्लास में। ठीक है, तो आर्टिकल 19 का क्लास 2 लोक व्यवस्था, जितने भी आर्टिकल 19 के क्लास 2 में रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए हैं वो कुछ अमेंडमेंट कर करके लाए गए हैं।
तो आप देखोगे वहां पे रीजनेबल वर्ड जो जोड़ा गया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, पब्लिक ऑर्डर को जोड़ा गया वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, और इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ा गया वो 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। यानी यहाँ पे जो पूछ रहा है आपसे पब्लिक ऑर्डर, तो ये पब्लिक ऑर्डर आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको बहुत अच्छे से पता है, ये कहां से लिया गया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब आता है आगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 19(1)(c) the words cooperative societies were inserted। अभी हाल ही में बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया, और जहां जोड़ा गया, कौन सा जोड़ा गया आप देखिए, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा फंडामेंटल राइट्स में भी जोड़ी गई बात, फिर उसके बाद जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में भी जोड़ी गई बात, और उसके बाद 9 पार्ट जो है क्या जोड़ा गया? पार्ट 9B जोड़ा गया, और इसे जो लिखोगे आप कैसे लिखोगे? दिस वन 9B में जोड़ा गया। ठीक है ना? तो 9, 9A, 9B, तो ये पार्ट है आपका। डीपीएसपी में अभी मैंने आपको बताया कि 43B जोड़ा गया। फंडामेंटल राइट्स में 19(1)(c) में वहां पे संघ और संगम था, उसके साथ यानी एसोसिएशंस और यूनियन के साथ साथ जोड़ दिया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का फंडामेंटल राइट्स होगा आपके पास 19(1) में, तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे लाया गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। वेरी गुड। फिर कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़े गए थे। अब आप देख लीजिए, मैं आपको अभी बता रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एडेड टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। कहां पे? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर। राइट टू वर्क, नो। राइट टू वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड द वाइल्ड लाइफ, टू प्रोटेक्ट एंड मेंटेन द प्लेस ऑफ हिस्टोरिक। तो ये तो मॉन्यूमेंट का पहले ही प्रोविजन था, अमेंडमेंट के थ्रू नहीं आया था। राइट टू वर्क का प्रोविजन पहले भी था। ये दोनों प्रोविजन्स जो है, राइट टू वर्कर्स और टू प्रोटेक्ट, अभी मैंने आपको बताया 43A 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और 48A ये आपका दोनों जोड़ा गया। तो कौन सा जोड़ा गया? B एंड C। B और C ऑप्शन कहां है आपका? चौथे ऑप्शन में है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी बड़े आराम से आप निकाल लेंगे, निकाला ही होगा आपने, ये मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, चलिए यहाँ पे आर्टिकल 14 को मिलाना था, 16 का क्लास 3 को मिलाना था, 16 का क्लास 4 मिलाना था, आर्टिकल 18 का क्लास 1 मिलाना था। 18 क्या है? एवोल्यूशंस। अच्छा, एक बड़ा आसान क्वेश्चन था, एक भी आर्टिकल से यदि आप पकड़ लेंगे तो आसानी से निकल जाएगा आपका। तो यहाँ पे आप देखिए, आर्टिकल 14 तो सबको पता है किसके बारे में बात करता है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ए का कौन सा हो गया? सी हो गया। ए के सी में एक ही ऑप्शन बनता है आपका, यहाँ पे जो है चौथा। चलिए भैया, एक ही बार में, एक ही झटके में सब खत्म हो गया। चलिए, स्पेशल प्रोविजंस फॉर द सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, बाय द स्टेट्स। ये स्पेशल प्रोविजन आपका कहां किया गया है? स्टेट शेल नॉट कॉन्फर एनी टाइटल, ये 18 में बता दिया गया है। डिस्क्रिमिनेशन इन जॉब बाय द प्लेस ऑफ द रेजिडेंस, ये 16 के क्लास 3 में बताया गया है। फिर 16 के क्लास 4 में स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। तो ये सारे आर्टिकल्स आप आसानी से मिला सकते हो, ये इतना टफ नहीं था, एक ही को पकड़ करके आप क्लियर कर लेंगे। चलिए, 45वां क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि 16B जो है वो जोड़ा गया था। बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत बार। ठीक है, तो आपने देखा है कि आपके यहां 16 का क्लास 4A जो है और 16 का क्लास 4B, ये दो बातें हैं। ये 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और ये 81th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, और इसी में 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेटर किया गया। और जैसे लास्ट में 77वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया था? 16(4)A जोड़ा गया था। 81वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया? 16(4)B, जहां पे बैकलॉग के बारे में बात किया गया है। बैकलॉग, देवाशन की केस आपने पढ़ा होगा, जहां पे कैरी फॉरवर्ड रूल का कॉन्सेप्ट आया था, जैसे इंदिरा साहनी की केस में क्या कर दिया गया था? ओवररूल करके बता दिया गया था। देवदासन की केस में बता दिया गया था कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। इंदिरा साहनी के बारे में बताया गया कि वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, और फिर
तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका? चलिए, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ दिया गया था। 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये जोड़ा गया था। अगेन जो है आपका, किस अनुच्छेद में महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? अब देखिए कितना बारीक क्वेश्चन पूछा है। बारीक का मतलब ये फाइन है, यदि बेयर इसीलिए कहा जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है ना। 76 का क्लास 3 जोड़ दिया, 76 का क्लास 2 दिया हुआ है, 77 दिया हुआ है। यदि आप अच्छे से बेयर की पढ़ाई नहीं करोगे, स्टडी नहीं करोगे, तो ऐसी स्थिति में चीजें क्या हो जाएंगी? गलत होंगी। और ये आपका क्या है? 76 का क्लास 3 जो है ऑप्शन नंबर 3, 46 का क्लास 3 जो है ये बात करता है आपका। चलिए, भारत के संविधान में अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय को दी गई मुख्य सलाहकारी राय का सही कालानुक्रम है, और ये उसी क्रम में रख दिया गया। दिल्ली लॉज एक्ट जो है वो सबसे पहला एक्ट था, ये सबको पता हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरा जो मामला आता है वो आपका कौन सा है? बेरूबारी का मामला है, 60 में आया हुआ है, 51 में आया हुआ है, 60 में आया हुआ है। और इन री कस्टम सी एक्ट जो है, सी कस्टम एक्ट, और फिर इन री स्पेशल कोर्ट बिल, ठीक है। ए बी सी डी, ये ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हो जाएगा। इन री बेरूबारी का मामला 60 में आया हुआ है, इन री कस्टम एक्ट 1963 का मामला था, और इन री का मामला जो है वो 79 का मामला था, ठीक है, स्पेशल कोर्ट। चलिए, भारत में वर्तमान में कितने उच्चतम न्यायालय हैं? 25 है, ठीक है। फिर 49 में बता दिया गया है कौन सा मामला समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है। ये रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बताया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वो 39 में बताया गया है, 39D में समान कार्य के लिए समान वेतन। चलिए, जीने के अधिकार में मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। राइट टू लाइफ इंक्लूड द राइट टू लाइव विद ह्यूमन डिग्निटी, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दिस। देखिए, मेनका गांधी के केस में यह बात बताई गई थी, मेनली मेनका गांधी, जबकि मेनका गांधी इसमें है नहीं, तो इसी केस को अप्रूव किया गया था फ्रांसिस करेली, ठीक है, वर्सेस यूटी दिल्ली। तो ये जो केस हो जाएगी आपकी कौन सी हो जाएगी? फ्रांसिस करेली की केस हो जाएगी, फ्रांसिस करेली, ठीक है भैया। चले आगे, वेरी गुड, 50 क्वेश्चन हो गए आपके फ्रांसिस करेली। यदि आपको किसी क्वेश्चन पर कोई डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट पे लिख करके बताइएगा, और यदि आप इनके रिसोर्सेस के बारे में बात करेंगे तो मैं उन सारे रिसोर्सेस को प्रोवाइड कर दूंगा यदि आपको किसी पे डाउट है तो। चलिए, कहता है कि भारत प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास सभी अदालतों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण होगा और उन सभी क्षेत्रों के संबंध में जिनके संबंध में वो क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। वेरी गुड। एवरी हाई कोर्ट सुपरविजन और सुप्रिंटेंडेंट का पावर है 227 में, ये तो सब जानते हैं। आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति 2-6 के तहत उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति के दायरे से कम है, ये भी आप जानते हैं और ये भी बात सही है। हम अक्सर पढ़ते हैं रिट्स जो है वो क्या है, देखिए जरा, यहां पे आपने देखा है 32 में जो रिट्स है और 2-6 में जो रिट है, यहां पे सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के बारे में रिट्स इश्यू करता है, यहां फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल राइट्स है। तो किसका एरिया वाइडर हुआ? 2-6 का। तो ये बात सही हो गई आपकी, तो ये बात सही हो गई, तो फिर दोनों ऑप्शन सही है। अब ये देखो कि ये एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक्सप्लेनेशन। प्रत्येक उच्च न्यायालय के पास सभी अदालतों के अधीक्षण होंगे, तो भाई सही तो है, लेकिन ये बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड बी डज नॉट जस्टिफाई ए। यस एग्जैक्टली, क्योंकि यहां से जब पढ़ेंगे और यहां का ये जस्टिफाई करने का मामला नहीं है। चलिए, फिर कह रहा है कि आर्टिकल 20 के तहत राज्य के रूप में भारतीय कंट्रोल बोर्ड की स्थिति की चर्चा की गई थी। तो ये जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये बात की गई थी, ये देख लीजिएगा आप, जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। फिर कहता है कि which of the following pairs is not correctly matched with regard to the constitutional amendment, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 1976 में हुआ था बेटा, बहुत ही लैंडमार्क अमेंडमेंट है। तो यहाँ पे 1975 लिखा हुआ है, तो यही बात गलत हो गई आपकी। पहली इसमें करेक्ट कौन नहीं है, मैच नहीं हो रहा है, तो आपका 1 जो है पहला वाला ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है। 54 जो है वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। चलो हटो,
ये खत्म हो गया, पहला ऑप्शन होगा इसका। इन विच ऑफ द केस द सुप्रीम कोर्ट प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ द सेवरेबिलिटी। ठीक है, अब किस केस में ये किया गया था? तो आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फिर वही क्वेश्चन आया घुमा फिरा करके, आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहां पे प्राइज एक्ट को क्या किया गया था? चैलेंज किया गया था, प्राइज एक्ट को चैलेंज कर लिया गया था, ठीक है ना। प्राइस कंपटीशन एक्ट की सेक्शन 2D को चैलेंज किया गया था और उसे सेपरेट कर दिया गया। तो यही स्थिति है आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। आगे आइए, कहता है कि जीने के अधिकार में मृत्यु का अधिकार समावेशित है या शामिल है। तो पीरती नाम का केस है, 50 बार केस ये पूछी गई है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। कौन सा संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल नहीं है? 51 के अंतर्गत शामिल नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पे 4 बातें बताई गई हैं, ठीक है। रिस्पेक्ट ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ द अदर नेशन, रिस्पेक्ट द सॉवरेनिटी ऑफ द अदर नेशन, ये इंटरनेशनल लॉ का प्रिंसिपल है, ये इंटरनेशनल लॉ का जो प्रिंसिपल है। और वहां पे यूएन चार्टर जब पढ़ोगे तो वहां पे बताया गया है उसके आर्टिकल्स में जो प्रिंसिपल्स बताए गए 7 प्रिंसिपल्स, उसमें एक प्रिंसिपल आपका ये है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो पहला ऑप्शन होना चाहिए 56 का क्लास 1। भविष्य यानी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग वॉज अप्रूव्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। ये खूब पढ़ा है आप लोगों ने भाई। कौन सा केस है आपका? प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, ठीक है। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य की केस में, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब राज्य, ठीक है। प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग्स। चलिए, 100वां संविधान संशोधन का उद्देश्य क्या था? आपने ये देखा था 100th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। जो हमारे कॉन्क्लेव्स बांग्लादेश में आते थे उसको हमने बांग्लादेश को ट्रांसफर किया था, और इंडिया में जो उसके कॉन्क्लेव्स थे, हम बाउंड्री को स्ट्रेट करने के लिए और बाउंड्री को संभालने के लिए हमने कुछ कॉन्क्लेव्स लिए और दिए थे, और वो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था। और आपने ये देखा हुआ है, इसके पीछे भी एक बड़ा इतिहास है। क्या इतिहास है? कि ये बता दिया गया है कि देखिए कि हमारी इंडिया और बांग्लादेश की जो बाउंड्रीज हैं वो ऐसे हैं, तो हमने इन्हें स्ट्रेट करना चाहा, तो इनके जो है वो हमारे में आ रहे थे, हमारे जो है इनके में आ रहे थे, तो हमने इसको स्ट्रेट कर लिया। इससे क्या होगी? आपकी सिक्योरिटी मेंटेन होगी। तो कुछ भाग जो इंडिया का बांग्लादेश में आ रहा था इनको ट्रांसफर कर दिया और कुछ इनको दे दिया। और आपको ये पता है कि यदि आप अपनी टेरिटरी का यदि कोई पार्ट यदि किसी फॉरेन कंट्री को देना चाहते हो, जो कि बेरूवारी में चैलेंज हुआ था, तो ऐसी स्थिति में ये किससे डील